नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर धनाजी। इस वीडियो की शुरुआत मैं प्रेमचंद के दो पंक्तियों से करना चाहता हूं। प्रेमचंद लिखते हैं, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख न लूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब, यह कहानी सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। उसी कहानी को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, इस कहानी को आप जब सुनोगे, उसका विश्लेषण एक बार देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। मैं 10वीं के सभी छात्रों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको बहुत बहुत मददगार होगा। मित्रों, मैं लेखक परिचय आपके सामने रखता हूं। प्रेमचंद, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद भी कहा जाता है। मुंशी यह शब्द कैसे लगा, इसके पीछे भी एक कहानी है। कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा। इसी महान लेखक का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता अजब राय, मां जब वह 8 साल के थे तब मां का देहांत हो चुका था। मित्रों, प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक है। वास्तविकता को सामने लाने का प्रयास करते हैं, प्रासंगिकता को सामने लाने का प्रयास करते हैं। सन 1918 से लेकर सन 1936 तक प्रेमचंद का एक युग माना जाता है। एक ऐसा युग जो भारतीय साहित्य को नई दिशा देने का काम करता है, नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है। विशेषतः हिंदी साहित्य को एक अपनी कलम के द्वारा प्रेमचंद जी ने एक नई ऊंचाई के स्तर पर लाकर रखा है। उपन्यास विधा के अंतर्गत हो, कहानी विधा के अंतर्गत हो, कई उनके लिखे गए लेख हो, अनुवादित साहित्य हो, इसलिए उनको कथा सम्राट कहा जाता है। उनके द्वारा लिखित 12 उपन्यास, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और कुछ उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। उन्होंने अलग अलग विषयों पर 300 कहानियां लिखी है। हर एक विषय को अलग अलग रखा है, जो मानस सरोवर में संकलित है। मित्रों, उन्हें उपन्यास या कथा सम्राट कहकर प्रथमतः शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने संबोधित किया था। प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं संक्षिप्त रूप से उनके बारे में कहने का प्रयास मैंने किया है। उनके द्वारा लिखित बड़े भाई साहब यह कहानी समाज को एक नई दिशा देती है। समाज को, परिवार को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करती है। स्वयं प्रेमचंद इस कहानी में छोटे भाई के रूप में है। बड़े भाई साहब, यह कहानी स्वयं प्रेमचंद की आत्मकथात्मक कहानी के रूप में उसको देखा गया है। स्वयं लेखक खुद के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं।
मैं इस कहानी का संक्षिप्त सारांश, उसकी समीक्षा आपके सामने रख रहा हूं। मुझे आशा है कि आप उसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे। मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 वर्ष का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं आगे हैं। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई खेलकूद में अधिक मन लगाता है। मित्रों, ये प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी है, ये उनके घर में नहीं है, ये हमारे घर में भी ये चित्र दिखाई देता है। जब बड़ा भाई घर में होता है तो छोटा भाई कहीं बाहर गया हो, वो घर आने के बाद घर जाने के लिए इस डरता है। उसके मन में डर होता है कि बड़ा भाई क्या कहेगा, कहाँ गए थे। यही सवाल जो है इस कहानी में छोटा भाई जो है उसके मन में हर समय रहता है। छोटा भाई ज्यादा रुचि खेलकूद में है, बड़ा भाई अनुशासन के साथ रहता है, नियमों के साथ रहता है। ये बात इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने हमारे सामने रखी है। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। बड़े भाई साहब प्रायतः छोटे भाई को उसकी खेलकूद में अधिक रुचि के कारण डांटते हैं। वे उनसे सीख लेने की बात कहते हैं। बड़ा भाई है तो उनके कुछ नियम हैं, उस नियम के साथ वह चलना चाहते हैं। लेकिन छोटा भाई भी जो है वह खेल कूद में अधिक रुचि लेता है। उस डांट को वह अपनी गलती मानता है और उसको सहता है। मित्रों, बड़े भाई साहब और छोटे भाई की इन दोनों की जो तफावत है, इन दोनों का जो संबंध है, ये बड़ी सटीकता के साथ प्रेमचंद ने इस कहानी में रखने का प्रयास किया है। कुछ समय बाद वार्षिक परीक्षाएं हुई। बड़े भाई तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो गया। धीरे धीरे छोटा भाई खेल कूद में अधिक मन लगाने लगा। छोटे भाई को लग रहा कि मैं कुछ परिश्रम नहीं करता हूं, कुछ पढ़ाई नहीं करता हूं, तो भी मैं पास हो जाता हूं। मैं पहले से ही होशियार हूं, मुझ में अनुकरण करने की शक्ति ज्यादा है। लेकिन बड़े भाई साहब इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो भी वो नापास हो जाते हैं। प्रेमचंद बड़े भाई के और छोटे भाई के जो मन में भावनाएं हैं, उसे इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद बड़े भाई साहब को छोटा भाई जो पास हुआ है ये देखा नहीं गया। वे उसे रावण का उदाहरण देकर समझाते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का भी अस्तित्व मिट चुका है। मुझे पता है आप दोनों परीक्षा पास हो चुके हैं, लेकिन उस परीक्षा पास होने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। एक ना एक दिन उसे जमीन पर आना तो ही पड़ेगा ही। मित्रों, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं। प्राचीन काल में बड़े भाई का जो आदर्श हुआ करता था, क्या वह आज है? हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। पहले कहा जाता था कि जब बड़ा भाई खाना खाने के लिए बैठता था, उसके सामने छोटा भाई खाना खाने के लिए नहीं बैठता था। वो एक आदर्श, वो एक अनुशासन क्या आज भी बरकरार है? इस पर हमें सोचना है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित
इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद उस दोनों भाई का व्यवहार, दोनों भाई का प्यार को दिखाने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से करते हैं। दोबारा वार्षिक परीक्षाएं हुई। बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए, छोटा भाई पास हो गया। बड़े भाई साहब बहुत दुखी हुए। छोटे भाई की अपने बारे में यह धारणा बनी है कि मैं नापास ही हो जाता हूं। ये सोच रहे हैं बड़े भाई मित्रों, और छोटा भाई ये सोच रहा है कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो जरूर पास हो जाऊंगा। मैं 10वीं के सभी छात्रों से सूचित करता हूं कि मित्रों, प्रिय छात्रों, पढ़ना जरूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसके साथ जो दूसरी बात प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बड़े भाई क्यों न किताबी ज्ञान से थोड़े उलझे हो, उन्हें समझ में नहीं आता हो, लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान है, उसका अनुभव ये प्रेमचंद जी इस व्यवहारिक ज्ञान को लेकर इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। छोटा भाई छोटा ही होता है, उसके मन में कई ऐसी बातें हैं, खेलने कूदने के दिन है, उसको वह बड़े चाव के साथ आजमाता है, अपनाता है और पढ़ाई की ओर भी कम मात्रा में ध्यान देता है। उसे लगता है मैं पढ़ूंगा या ना पढ़ूंगा, लेकिन मैं तो पास तो हो ही रहा हूं। लेकिन आगे देखिए कि होता क्या है। मित्रों, छोटा भाई तो छोटा भाई ही होता है। छोटे भाई ने पढ़ाई करना बंद ही कर दिया। उसकी रुचि अधिक खेलकूद में लगने लगी, उसका ध्यान अधिक खेलकूद में लगने लगा। बड़े भाई साहब भी उसे कम डांटते थे। धीरे धीरे छोटे भाई की स्वच्छंदता को और बढ़ावा मिलता रहा। एक दिन छोटा भाई पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अचानक बाजार से लौटे बड़े भाई साहब को वह टकरा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि अब आप 8वीं कक्षा में हो गए हो, 8वीं कक्षा में जा चुके हो, आप बड़े बन चुके हो, कोई तो लिहाज रखो, थोड़ा सोचो। आपको आपके पोजीशन का थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए, आपकी इमेज का थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए। पहले जमाने में तो 8वीं पास नायब तहसीलदार बन जाया करते थे, तभी उनके ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरती है जाती है, जिसकी डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब ने लंबे होने के कारण उसकी डोर को पकड़ लिया, तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। उसका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। मित्रों, यह कहानी का अंतिम शोर है, अंतिम पार्ट है। हम कहानी के अंत में आ चुके हैं। कहानी बड़े भाई को एक न एक दिन छोटा बनाती है। उन्हें भी, बड़े भाई को भी लगता है कि मेरे मन में भी पतंग उड़ाना, खेलकूद में अधिक रुचि लेना नहीं लगता है क्या? होना ही चाहिए। कभी कभी बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, उस परिस्थिति को, उस स्थिति को समझते हैं
और उनके साथ अपना व्यवहार, अपनी अनुशासन को वो प्यार से समझाते हैं। ये प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। बड़े भाई साहब, इस कहानी को मैंने संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखा है, आपको अच्छी लगी होगी, मैं यह कामना करता हूँ। और 2 पंक्तियों से इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान। मित्रों, यह पंक्तियां चाणक्य द्वारा लिखी गई है। मैं 10वीं के सभी छात्रों को मेरा दूसरा वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, जो व्याकरण को लेकर होगा। आप जरूर देख लीजिए। धन्यवाद।